Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm उषा यादव. आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन फोल्डिंग और कैसे एक पॉलीपेप्टाइड सिंपल सीक्वेंस से हमारा प्रोटीन फोल्ड होता है और एक क्वाटरनरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर को वो अटेन करता है. ठीक है. So protein, all you know that these are the macromolecules, and these macromolecules are made up of the smallest unit that are known as the amino acids. अमाइनो एसिड्स जिनका अगर बेसिक कंपोजिशन हम कहें तो एक अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. ठीक है. इस अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में यहाँ पर एक साइड चेन होती है जिसे हम आर से अगर रिप्रेजेंट करें तो इस आर चेन की वेरिएशन की वजह से ही अलग अलग अमाइनो एसिड और उनकी प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होता है. राइट. जब ऐसे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो इसी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की वजह से पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर रोटेशन होके फोल्डिंग होके हमारा एक प्रॉपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है या कहें कि प्रॉपर प्रोटीन का फोल्डिंग होता है. बिकॉज ऑल वी नो दैट कि प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन के फोल्डिंग और उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड. बट ऑफ कोर्स प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है. So how this polypeptide sequence is going to fold in a secondary structure specifically, वो हमें समझना है कि किस तरीके से ये कंप्लीट होता है या किस तरीके से ये आपका होता है. ठीक है. सो ऑफ कोर्स प्रोटीन फोल्डिंग जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जब रोटेशन होता है वो रोटेशन अलाउ करता है प्रोटीन को एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस से उसे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग बीटा हेलिक्स और जिसमें हम लोग अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स दोनों के बारे में बात करते हैं. उन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है. कैसे होती है? जब भी आपका एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस प्रॉपर प्रोटीन बनेगा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें बनेगा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर फोल्डिंग होगी और इस फोल्डिंग के लिए कुछ एंगल ऑफ रोटेशन रिस्पॉन्सिबल होती है. और ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. हमारा प्रोटीन स्पेस के अंदर वो फोल्डिंग हो रही है उसकी. यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डाईहेड्रल एंगल की. डाईहेड्रल एंगल ऐसा एंगल जो प्रोटीन को रोटेट करने में उसकी रोटेशन में हेल्प करता है और उसी रोटेशन की वजह से प्रोटीन का फोल्डिंग होता है. कैसे होता है वो हम लोग डाईहेड्रल एंगल से समझते हैं. ठीक है. फर्स्टली डाईहेड्रल एंगल होते क्या है? देखिए, अगर हम लोग सिंपली एक एंगल की बात करते हैं कोई भी एंगल अब जब आप डिनोट करना चाहते हो तो हमारे पास दो एक्सेस हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 2D शेप की बात कर रही हूँ और मेरे पास अगर मुझे इस 2D शेप में एंगल को रिप्रेजेंट करना है ऑफ कोर्स मेरे पास 3 पॉइंट होंगे. मान लीजिए पॉइंट ए, बी एंड पॉइंट सी. राइट. अब अगर इस 2D शेप में मुझे एंगल रिप्रेजेंट करना है देन समहाउ दिस वुड बी द एंगल ABC. राइट. बट ऑफ कोर्स अगर मैं इसी एंगल को एक 3D शेप में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सिस की बात ना करके मुझे प्लेन्स को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो 3D शेप होता है उसमें हम एक्सिस की नहीं उसमें हम प्लेन्स की बात करते हैं. और 3D शेप ऑफ कोर्स प्रोटीन एक 3D शेप ही तो है ना. तो इसीलिए जब हम लोग प्लेन्स के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं तो उस एंगल को डाईहेड्रल एंगल कहते हैं. ठीक है. एक सिंपल एंगल हमारा लाइंस के बीच में बनता है और डाईहेड्रल एंगल एक 3D शेप्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ऑफ कोर्स डाईहेड्रल एंगल आपके दो प्लेन के बीच में फॉर्म होते हैं. तो अगर मैं डाईहेड्रल एंगल को डिफाइन करना चाहूँ ऑफ कोर्स दीज आर द एंगल formed when two plane intersect each other. जब दो प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे मैं डाईहेड्रल एंगल कहूंगी. इस चीज को आप ऐसे समझिए. मान लीजिए मेरे पास दो प्लेन है. एक प्लेन मेरे पास ये है और इसी के साथ मेरे पास एक और प्लेन है. ठीक है. अगर अब मुझे इसका 3D शेप डिफाइन करना है तो ऑफ कोर्स मुझे इनके बीच का एंगल यहाँ पर देखना पड़ेगा. वन प्लेन इज दिस वन
एंड सेकेंड वन इज दिस। सो अगर मुझे इनका रिलेशन बताना है तो मुझे इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है मैं उसको डिफाइन करूंगी। ठीक है, सो डाईहेड्रल एंगल वो एंगल होता है जब दो प्लेन स्पेस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज द डाईहेड्रल एंगल। ओके, सो हम सिंपली कह सकते हैं डाईहेड्रल एंगल एक 3D शेप की फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड इट इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास जब भी हम डाईहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास 4 पॉइंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट मेरा ये हो जाता है ए पॉइंट, सेकेंड वन इज हियर बी पॉइंट, थर्ड वन इज हियर सी पॉइंट एंड देन फोर्थ वन इज हियर डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं डाईहेड्रल एंगल होगा उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ए बी सी डी से। ठीक है, क्योंकि डाईहेड्रल एंगल में हमेशा हमारे पास 4 प्लेन होते हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। जब एक 2D शेप की बात कर रहे हैं तो एंगल हमेशा किनके बीच में होगा, दो एक्सिस या दो लाइंस के बीच में। जब हम एक 3D शेप की बात कर रहे हैं लाइक हमारे प्रोटीन्स तो इस केस में हम लोग डाईहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल को इंक्लूड करते हैं बिकॉज ये हमें एक परफेक्ट शेप के बारे में हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस चीज को और बेटर में अगर आप समझना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि H2 ही मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब अगर मुझे इस H2 का ज्योमेट्री बताना है तो मैं कैसे डिफाइन करना चाहूंगी। देखिए H2 में ऑफ कोर्स मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इन एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसी चीज को प्रिडिक्ट करके मैं सिंपली इसका ज्योमेट्री डिफाइन कर सकती हूँ, है ना। यानी कि सिंपलेस्ट वन इसका ज्योमेट्री होगा कि सिंपली इसका जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में उस डिस्टेंस से ही मैं इसकी ज्योमेट्री को इजीली डिफाइन कर सकती हूँ। वही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, एक दूसरा एग्जांपल जिसमें मान लीजिए मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है और अब मुझे इस वाटर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो मैं कैसे, इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। वन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दो मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। तो इस कंडीशन में ऑफ कोर्स सिंपल डिस्टेंस से हम इसका बिहेवियर नहीं बता सकते, इसका ज्योमेट्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मुझे वाटर का प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो मुझे ये 2 डिस्टेंस तो चाहिए ही होंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में है। इसी डिस्टेंस के साथ साथ मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा वो एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं एक और यहाँ से एग्जांपल ले लूं, यानी कि हम तीसरा कंडीशन ले, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सो क्या इस कंडीशन में सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग पता कर पाएंगे कि क्या ज्योमेट्री होगा? देन आंसर इज नो। ऑफ कोर्स इस केस के अंदर हमें डाईहेड्रल एंगल को फाइंड आउट करना होगा और वो फाइंड आउट कैसे होगा, तो इसमें मेरे 2 एक्सिस बन जाएंगे। एक एक्सिस मेरा क्या होगा, एक एक्सिस मेरा बनेगा ये, एक प्लेन मेरा ये बन जाएगा और दूसरा प्लेन बनेगा मेरा ये। यानी कि अब इन दोनों प्लेन के बीच में जो मेरा एंगल बनेगा उससे मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ सिंपली कि क्या ज्योमेट्री होगा इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्पेस के अंदर। ठीक है, सो टॉर्शन एंगल या डाईहेड्रल एंगल सिंपल वर्ड में कहें तो ये हमें किसी भी 3D शेप की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और अगर हम प्रोटीन की टर्म में कहें तो प्रोटीन एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से, मान लीजिए मेरे पास इनिशियल स्टेज पर एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है, इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से मुझे 3D स्ट्रक्चर का पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगी कि मेरे पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का क्या 3D स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस तरीके से उस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में डाईहेड्रल एंगल बन रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं उस 3D स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मैं उस 3D स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो
आपने एक चीज चुनी होगी कि रामचंद्रन प्लॉट। इवन जो आप रामचंद्रन प्लॉट यूज करते हो, रामचंद्रन प्लॉट का बेसिक भी हमारा टॉर्शनल एंगल ही है। रामचंद्रन प्लॉट आपको सिंपली आइडिया देता है कि किस तरीके से आपके एंगल्स बन रहे हैं, टॉर्शनल एंगल क्या बन रहा है, और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं बाय सिंपली यूजिंग अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। अब इसका थोड़ा सा और आइडिया हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो डाईहेड्रल एंगल से हमने इतनी बातें तो क्लियर कर ली कि डाईहेड्रल एंगल हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी कौन सा, मेनली उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स और आपके बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन होती है। अब क्या डिसाइड करेगा कि अल्फा हेलिक्स बने या बीटा प्लेटेड शीट्स बने, वो हमें यहाँ से देखना है। तो देखिए, आपका एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में होता क्या है, हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, जो बहुत सारे अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो इन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ही हमारा पूरा एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनता है, और इसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का आगे फर्दर फोल्डिंग होगा और हमारा प्रोटीन बनेगा, है ना। कुछ इस तरीके से ही होता है। तो मान लीजिए मेरा एक अमाइनो एसिड, मेरे पास यहाँ पे अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है। अब मैं उस सीक्वेंस को डिनोट करना चाहूँ तो हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड में एक होता है हमारा एंटरमिनस जिस पर हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ इस अल्फा कार्बन पे, दिस इज द अल्फा कार्बन, इस पे एक आर ग्रुप होता है, आर साइड चेन होती है। बॉन्डिंग जब भी इनके बीच में होता है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर बॉन्डिंग किसके बीच में, कार्बोनिल कार्बन और आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ साथ, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अमीनो ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। दिस इज अगेन अल्फा कार्बन। अच्छा, हम इसे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द सेपरेट अमाइनो एसिड ग्रुप, राइट। हियर इज नाइट्रोजन, जो कि आपके एडजेसेंट अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, जिसने बॉन्डिंग किया हुआ है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुआ है। उसी के साथ हमारे दूसरे अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन, देन R2 यानी कि साइड चेन, हाइड्रोजन, और अगेन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जिसमें ये पर्टिकुलर पोजीशन आपके, ये पर्टिकुलर बॉन्ड होता है आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एज यू कैन सी दैट हियर बॉन्डिंग किसके बीच में हो रहा है, कार्बोनिल एंड द अमीनो ग्रुप के बीच में, एंड दिस रिप्रेजेंट द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, और यू नो दैट कि नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ना। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, ये तो आपका मूव नहीं कर पाता, यानी कि ये रोटेट नहीं कर पाता। अब इसकी रोटेशन तो यहाँ पर इनहिबिट हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हो कि अल्फा कार्बन के साथ और भी मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे बॉन्डेड है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर 3 पर्टिकुलर टाइप के हमें डाइहेड्रल एंगल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जब हम लोग प्रोटीन की फोल्डिंग देखते हैं तो प्रोटीन का फ्लेक्सिबिलिटी और उसका बैकबोन डिफाइन करता है उसके टॉर्शनल एंगल और उनका रोटेशन, है ना। जैसे आप अगर बैकबोन देखें तो बैकबोन में कौन सा हमारा चेन प्रेजेंट होगा, देखिए ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, ये प्रोटीन का बैकबोन होगा। यानी कि मेरे प्रोटीन में मुझे क्या बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, ये मेरा प्रोटीन का बैकबोन होगा,
ठीक है। सो मेनली प्रोटीन का बैकबोन ही डिसाइड करता है कि प्रोटीन किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, प्रोटीन कितना रोटेशन शो करेगा, किस तरीके से वो फोल्ड होगा, है ना। तो मुझे इन्हीं बॉन्ड को कंसिडर करना है। तो जब मैं इन बॉन्ड को कंसिडर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि हमारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर यानी कि उसका प्रोटीन बैकबोन, क्योंकि बैकबोन ही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। सो प्रोटीन के बैकबोन में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड कौन से होंगे? दीज आर, फर्स्ट वन इज योर ओमेगा बॉन्ड, सेकंड है हमारा फाई बॉन्ड, देन है साई बॉन्ड, राइट। ओमेगा बॉन्ड जो अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने क्या देखा कि जब एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये एंगल हमारा मूव नहीं कर पाता। तो ये जो एंगल है दिस इज ओमेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। यानी कि हमारे कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर पार्शियल जो डबल बॉन्ड आ रहा है, उसकी वजह से ये इस बॉन्ड के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती, और इस बॉन्ड को हम लोग ओमेगा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा के साइन से। ठीक, अब हम लोग फाई बॉन्ड की बात करते हैं। फाई बॉन्ड कैसे बनेगा? देखिए, प्रोटीन के बैकबोन में सीक्वेंस हमारा कुछ इस तरीके से था, राइट, जिसमें एक ये जो कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है। सो जो कार्बोनिल कार्बन, दिस वन इज योर कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। दिस वन इज कार्बोनिल कार्बन, दिस वन इज अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ये तो मूव नहीं कर पा रही, ये हमारा ओमेगा बॉन्ड हो गया। लेकिन एक बॉन्डिंग इनके बीच में भी हो रही है, यानी कि नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में, और एक बॉन्डिंग आपकी अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो रही है ना। सो ऑफ कोर्स इन बॉन्डिंग की रोटेशन से भी तो प्रोटीन का आपका फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होगा ना। तो जो बॉन्डिंग आपके नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में होती है उसे हम कहते हैं फाई बॉन्ड। सो इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। ओमेगा बॉन्ड आपके कार्बोनिल कार्बन और अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में बन रहा था, और फाई बॉन्ड आपके अल्फा कार्बन और अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में है। वही अगर हम साई बॉन्ड की बात करते हैं, सो दिस वन इज साई बॉन्ड, दिस वन इज फाई बॉन्ड, ठीक है। सो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग साई बॉन्ड कहते हैं। साई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेकेंड, साई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, ठीक है। फाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, और ओमेगा को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, ठीक है। तो हम लोग इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जब आपके अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? दिस वन इज आवर फाई बॉन्ड। जब अल्फा कार्बन और हमारे कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो साई बॉन्ड। गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने, यस, दिस वन इज फाई बॉन्ड, दिस वन इज साई बॉन्ड, and this one is omega bond. So हमारा रिजल्टेंट क्या निकला कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से एक प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने में मेनली 3 बॉन्ड
इन्वॉल्व होते हैं, 3 बॉन्ड का रोटेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन ओमेगा बॉन्ड के अंदर रोटेशन बहुत ही कम, बहुत ही लेस होता है या ना के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है जो एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये पार्शियल डबल बॉन्ड की क्रिएशन की वजह से मूव नहीं करने देती उस पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड हमारे मेनली 2 एंगल है जिनकी वजह से हमारा प्रोटीन मूव करता है, या कहें कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फाई और साई बॉन्ड की वजह से फॉर्म होता है। अब हम इसको एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन के 2 प्लेन्स यानी कि डाइहेड्रल एंगल की फॉर्मेशन होती है। तो आप कुछ देख सकते हैं इस इमेज में, इमेज में हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा ये साई एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये एक प्लेन है जो साई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा प्लेन है जो फाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन्हीं फाई और साई एंगल की मूवमेंट की वजह से प्रोटीन एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से एक टर्शरी क्वाटनरी फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सो दीज आर द टॉर्शनल एंगल जो आपकी 3D शेप में एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताता है, उसकी ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस वन इज फाई, दिस वन इज साई एंगल, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये आपका ओमेगा एंगल है जिसमें हमें कोई रोटेशन देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? ड्यू टू द हिंड्रेंस दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन और उसकी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये बैकबोन का फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करता है टॉर्शनल एंगल और द डाइहेड्रल एंगल दैट इज फाई एंड साई एंगल, और यही एंगल का रोटेशन डिसाइड करता है प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर। सो ऑफ कोर्स अगर हमें एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस की 3D स्ट्रक्चर को भी प्रेडिक्ट करना है तो हमें उसके डाइहेड्रल एंगल और उसके टॉर्शनल एंगल की रोटेशन को डिपिक्ट करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग ये कंक्लूड कर पाए कि हमारा पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर करेक्ट रोटेशन शो कर रहा है या नहीं। राइट, सो आई होप गाइज आपके लिए ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।